मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतराल पूरक पुस्तक के अंतर्गत पाठ 3 बिस्कोहर की माटी का सार पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक अपने गांव तथा वहां के प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली, गांव में प्रचलित घरेलू उपचार तथा अपनी माँ से जुड़ी यादों का वर्णन करता है। कोइया एक प्रकार का जल पुष्प है, जल में उगने वाला फूल। इसे कुमुद और कोकोबेली भी कहते हैं। शरद ऋतु में जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है, कोइया के फूल वहीं पर खिल जाते हैं। शरद की चांदनी में कोइया की पत्तियाँ तथा उजली चांदनी एक सी लगती है। इस पुष्प की गंध जो होती है, सुगंध, वो बहुत अधिक मादक होती है। लेखक के अनुसार बच्चे का माँ से संबंध भी अद्भुत होता है। बच्चा जन्म लेते ही माँ के दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करने लगता है। नवजात शिशु के लिए दूध अमृत के जैसा होता है। बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही ग्रहण नहीं करता, उससे संस्कार भी लेता है और उसके चरित्र तथा व्यक्तित्व के निर्माण में जो सहायक होते हैं। बच्चा सुबकता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी उसे मारती है, फिर भी बच्चा माँ से चिपटा रहता है। बच्चा माँ के पेट से गंध स्पर्श भोगता है। बच्चा दांत निकलने पर टीसता है तथा हर चीज़ को दांत से काटता है। चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तब बच्चा दूध के साथ साथ चांदनी के आनंद को भी महसूस करता है। अर्थात चांदनी माँ को समान स्नेह, आनंद तथा ममता देती है। माँ से लिपटकर बच्चे का दूध पीना, जड़ से चेतन होना, यानी मानव जन्म की सार्थकता है। विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता था, उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया। विश्वनाथ का दूध छूट गया। विश्वनाथ को उसके 3 साल होने पर पड़ोस की कसेरिन दाई ने पाला। माँ का स्थान दाई ने ले लिया। यह विश्वनाथ पर अत्याचार हुआ। दिलसाद गार्डन में लेखक बत्तखों को देखता है। बत्तख अंडे देने के समय पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती हैं। लेखक ने एक बत्तख को कई अंडों को सेते हुए देखा। लेखक को बत्तख माँ तथा मानव शिशु में कई समानताएं दिखी। जिस प्रकार बत्तख पंख फैलाकर अंडों को दुनिया की नज़रों से बचाकर रखती है, अपनी पैनी चोंच से, सतर्कता से, कोमलता से अपने पंखों के अंदर छुपाकर रखती है, हमेशा निगाह कौवे की ताक पर रखती है, उसी प्रकार मानव शिशु की माँ भी अपने बच्चे को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखती है। उन पर आने वाली मुसीबत को भांपकर उनकी रक्षा करती है। गर्मियों की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था। लू लगने पर माँ धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती। लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता। आम को भूनकर या उबालकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पिया जाता है। उसे देह पे लेपा जाता है, नहाया जाता है तथा उससे सिर धोया जाता है। बिस्कोहर में बरसात आने से पहले बादल ऐसे घिरते हैं कि दिन में ही अंधेरा हो जाता है। बरसात कई दिनों तक होती है, जिसके कारण घर की दीवार गिर जाती हैं तथा घर धंस जाता है। बरसात आने पर शिशु, पशु, पक्षी सभी पुलकित हो उठते हैं। बरसात में कई कीड़े भी निकल आते हैं। उमस के कारण मछलियाँ मरने लगती हैं। पहली बारिश में दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाते हैं। मैदानों, खेतों तथा तालाबों में कई प्रकार के सांप होते हैं। सांप को देखने में डर तथा रोमांच दोनों हैं। डोढ़ा और मज, गिद्धवा विषहीन होते हैं। डोढ़ा को वामन जाति का मानकर मारा नहीं जाता। घामिन भी विषहीन है। घेर, कड़ाइब, भटिया तथा गोहुन खतरनाक हैं, जिसमें सबसे अधिक गोहुन खतरनाक है, जिससे फेंटास भी कहते हैं। गांव के प्रकृति के बहुत निकट हैं। लेखक के अनुसार फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, क्योंकि गांव में कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा किया जाता है। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं। बेर के फूल सूंघने से बर्रे, ततैया का डंक झड़ता है। आम के फूल कई रोगों के उपचार में काम आते हैं। नीम के पत्ते और फूल चेचक में रोगी के पास रखे जाते हैं। लेखक के गांव में कमल भी खिलते हैं। हिंदुओं का यहाँ कमल पत्र पर भोजन परोसा जाता है। कमल पत्र को पुरीन भी कहते हैं, अर्थात बच्चों जो कमल का
फूल होता है उसे पुरीन भी कहा जाता है तथा कमल की नाल को भसीण कहते हैं। कमल ककड़ी केवल बिक्री के लिए प्रयोग की जाती है और गट्टा खाया जाता है। अपने एक जिम्मेदार रिश्तेदार के घर लेखक ने एक रूपवती अपनी उम्र से बड़ी औरत देखी जिसकी सुंदरता लेखक के दिल में बस गई। लेखक को प्रकृति के समान ही वह औरत आकर्षक लगी। प्रकृति के समस्त दृश्यों, जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू में उन्हें वह औरत नजर आने लगी। लेखक को लगा सुंदर प्रकृति नारी के सजीव रूप में आ गई हो। लेखक जिस औरत को देखकर समस्त प्रकृति के सौंदर्य को भूल गया, उससे अपनी भावनाओं का इजहार न कर सका। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती है, आँखों में कैसी व्यथा लिए दिखती है, वह इंतजार करती हुई दिखती है। लेखक के लिए वह हर कला के आस्वाद में मौजूद है। लेखक के लिए हर सुख दुख में जुड़ने की सेतु है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध सजीव तौर पर जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। इस प्रकार ये चैप्टर जो था बिस्कोहर की माटी पूरा हुआ बच्चों। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सब